गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है 13th अमेंडमेंट टू श्रीलंकाज कॉन्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी श्रीलंकन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है तमिल रिकन्सिलिएशन और वेलफेयर को डिस्कस करने के लिए। अब इंडिया की जो है अभी उनकी विजिट हुई थी, उसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने होप एक्सप्रेस की थी कि जो है 13th अमेंडमेंट श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन की जो है उसको जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो अगर हम इसका बैकग्राउंड देखें तो 1978 में कॉन्स्टिट्यूशन में जो है श्रीलंका एक बहुत यूनिटरी गवर्नमेंट होती थी और उसी के ही कंटेक्स्ट में जो है तमिल माइनॉरिटी श्रीलंका में जो है जो कॉन्सेंट्रेटेड है नॉर्दर्न और ईस्टर्न प्रोविंसेस में, उन्होंने एक स्ट्रगल किया था जो है ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए, राइट्स के लिए, जिसकी वजह से सिविल वॉर भी हुआ था एलटीटी और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में। तो उसी का ही जो है रिजल्ट है वो 13th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन है। तो हुआ क्या था कि जब ये 13th अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन जो है साइन जो है वो किस चीज़ का रिजल्ट था कि इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड, जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुआ तो इंडिया और श्रीलंका ने अकॉर्ड साइन किया 1987 में। और अकॉर्ड में जो है कहा गया कि हम जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अमेंड करेंगे और कुछ जो है पावर्स हम जैसे कि एग्रीकल्चर, हेल्थ जो है वो कंट्री के 9 प्रोविंसेस को ट्रांसफ़र करेंगे। इसी के लिए जो है 13th अमेंडमेंट जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ पावर के लिए जो है वो बनाई गई थी श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन में। अब उसमें जो हमारा इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड हुआ था उसमें और क्या क्लॉजेस थे ये भी देख लेते हैं। अकॉर्ड में और भी बाकी क्लॉजेस थे जिसमें कहा गया था कि तमिल और इंग्लिश को जो है ऑफिशियल लैंग्वेजेस बनाया जाएगा सिन्हला के के साथ। एमरजेंसी को लिफ्ट किया जाएगा ईस्टर्न और नॉर्दर्न प्रोविंसेस से। आर्म्स सरेंडर की जाएंगी मिलिटेंट ग्रुप्स द्वारा। जनरल एमनेस्टी दी जाएगी पॉलिटिकल और बाकी प्रिजनर्स को जो कस्टडी में थे उस टाइम पर इमरजेंसी लॉज के अंदर। अकॉर्ड में ये भी कहा गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अंडरराइट करेगी और गारंटी करेगी रेजोल्यूशंस को और कोऑपरेट करेगी कि ये इम्प्लीमेंटेशन जो है इन प्रपोजल्स की हो भी रही है या नहीं हो रही है। इसीलिए जो है इंडियन गवर्नमेंट आप देखोगे बार बार जो है श्रीलंकन गवर्नमेंट को 13th अमेंडमेंट जो है वो जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए बोलती रहती है। तमिल ग्रुप्स जो है श्रीलंका में उन्होंने भी इंडिया को मल्टीपल टाइम्स जो है वो अपील किया था कि अकॉर्ड को आप फुली इम्प्लीमेंट जो है वो करवाओ क्योंकि आप इसके गारंटर हो। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम इसकी देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अभी भी लैंड और पुलिस पावर्स जो है वो होल्ड करती है, जबकि इलेक्टेड प्रोविंशियल काउंसिल्स जो हैं उनको एग्रीकल्चर, हाउसिंग, रोड ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ जैसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं। कई जो है आपके प्रोविंसेस जो हैं श्रीलंका में वो अनहैप्पी हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि ये तो सिर्फ नाम की ही डेवोल्यूशन की जा रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है वो तो अभी भी बरकरार है। खासकर जो सिन्हला नेशनलिस्ट हैं वो अपोज करते हैं कि 13th अमेंडमेंट जो है वो नहीं जो है इम्प्लीमेंट होने चाहिए क्योंकि वो इसको एक तरह से इंडिया द्वारा इम्पोज्ड अमेंडमेंट मानते हैं। अब इम्प्लीमेंटेशन अगर हम देखें कि तमिल डोमिनेटेड नॉर्थ और ईस्टर्न प्रोविंसेस में उसका क्या सिचुएशन है, तो रीजन्स जिनके लिए ये एक्चुअली लाई गई थी 13th अमेंडमेंट उनको इससे अभी तक कोई बेनिफिट नहीं हुआ है। अगर हम ग्रास रूट पॉलिटिक्स देखें नॉर्थ और ईस्टर्न रीजन में, वो अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही है। ठीक है, सिंस 2014 ऑल्सो प्रोविंशियल इलेक्शंस भी जो है अभी तक कंडक्ट नहीं किए गए हैं श्रीलंका में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिग वर्कर्स। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है, सोशल इश्यूज़ के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो कोई अभी तक स्पेसिफिक वेलफेयर स्कीम अवेलेबल नहीं होने की वजह से गिग वर्कर्स के लिए स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, टेक्सटाइल्स और स्किल डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट को कहा है कि आप कोई ना कोई वेलफेयर स्कीम्स जो है इम्प्लीमेंट करो, फॉर्मुलेट करो गिग वर्कर्स के लिए जितनी जल्दी हो सकता है। तो अब आपको पता है कि कमेटी ने यह भी कहा कि गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स किसी भी एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड या मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट के अंदर नहीं आते हैं, तो इनके लिए एक स्कीम आनी चाहिए। अदरवाइज तो इनको सोशल सिक्योरिटी कोई बेनिफिट्स मिलता ही नहीं है। तो पहले तो हम देखते हैं कि गिग इकोनॉमी क्या है। ये एक ऐसा फ्री मार्केट सिस्टम है जहाँ पे हायर किया जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, और ये पोजीशंस जनरली बहुत टेम्पररी होती हैं। शॉर्ट टर्म एंगेजमेंट्स के लिए ये पोजीशन जो है वो कंपनी जो है वो निकालती है, जैसे ओला, ऊबर, जोमेटो, स्विगी, ये स्टार्टअप्स जो हैं खासकर इनका इस्तेमाल करते हैं गिग इकोनॉमी का। तो गिग वर्कर्स को भी हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी जो है वो अनाउंस जो है जो डिफाइन करता है कि एक गिग वर्कर वो वर्कर है जो वर्क अरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन वो आउटसाइड ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप में है, मतलब जो आपके रेगुलर वर्कर्स होते हैं उनसे डिफरेंट है।
और ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स की तरह काम करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी कह सकते हैं इनको हम, कॉन्ट्रैक्ट फर्म वर्कर्स या ऑन कॉल वर्कर्स भी होते हैं ये। बेसिकली इनका जो नेचर ऑफ जो है एम्प्लॉयमेंट होता है, ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर हम देखें कि क्या स्टेटस है, तो नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि 47% जो है गिग वर्कर्स मीडियम स्किल्ड जॉब्स में हैं, 22% जो है वो हाई स्किल्ड जॉब्स में है, और 31% जो है वो लो स्किल्ड जॉब्स में है। और ये गिग वर्क फोर्स जो है 2.35 करोड़ इन नंबर पहुंचने वाली है 2029 और 2030 के बीच में। अगर हम इनकी एवरेज एज देखें तो इनकी मीडियन एज जो है वो निकल के आती है लगभग 27 साल, और इनकी एवरेज मंथली इनकम 18,000 है। और इसमें से 71% जो गिग वर्कर्स हैं वो अपने फैमिली के सोल ब्रेड विनर्स हैं, मतलब अकेले काम करने वाले हैं पूरी फैमिली में वो। इसीलिए जो है इनके चैलेंजेस भी बहुत यूनिक हैं। इनकी लो वेज होती है, अनइक्वल जेंडर पार्टिसिपेशन है, कोई अपवर्ड मोबिलिटी का चांस नहीं है, प्रमोशंस के चांस नहीं है, ठीक है। और इनको सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट भी नहीं मिलते जो कि जनरली आपके ऑन रोल एम्प्लॉयज़ को मिलते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? अब जो है कहा यह जाता है कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको टैक्स ब्रेक्स दो, फिस्कल इंसेंटिव्स दो, ताकि वो कुछ जो है बेनिफिट्स जो हैं इन गिग वर्कर्स को जो है वो दें। रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने की भी बात की जाती है कि कुछ ऐसी पॉलिसीज़ लेके आनी चाहिए जिससे कि ओल्ड एज या रिटायरमेंट बेनिफिट जो हैं या इंश्योरेंस कवर एटलीस्ट इन गिग वर्कर्स को दिया जाना चाहिए। ऐसे ही राजस्थान प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर एक्ट 2023 राजस्थान में पास किया गया है, जिसमें एक बोर्ड बनाया गया है जो कि ये इंश्योर करेगा कि गिग वर्कर्स की रजिस्ट्रेशन और वेलफेयर की जा रही है। ये बोर्ड जो है इंडिपेंडेंट ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म भी बन के जो है वो काम करेगा। और ये एक्ट कहता है कि एक सोशल सिक्योरिटी फंड भी बनाया जाए, एक फ़ी चार्ज की जाए एवरी ट्रांजैक्शन पे, और उसके लिए जो है इन गिग वर्कर्स को उसके थ्रू जो है बेनिफिट्स पहुंचाए जाएं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। पॉलिटिकली टॉपिक इंपॉर्टेंट है। लोकसभा स्पीकर ने जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है रूलिंग गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया है, एडमिट कर लिया है। अब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, उसके लिए पहले समझना पड़ेगा कॉन्फिडेंस क्या होता है गवर्नमेंट का। तो ये गवर्नमेंट जो है तभी फंक्शन कर सकती है अगर उनके पास कॉन्फिडेंस है या फिर उनके पास मेजॉरिटी सपोर्ट है लोकसभा में। तो नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई भी मेंबर ऑफ द हाउस अगर उनको लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है उनके पास मेजॉरिटी नहीं है लोकसभा में, तो वो एक नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर सकते हैं। तो मेंबर को रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं होती कि क्यों वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव कर रहे हैं। अब ये कैसे काम करता है? रूल 198 जो है रूल्स ऑफ प्रोसीजर और कंडक्ट ऑफ लोकसभा का, वो प्रोसीजर को स्पेसिफाई करते हुए कहता है कि एक मेंबर को जो भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहता है उनको 10 बजे सुबह पहले ये मोशन की जो है रिटर्न नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को, जिसको मिनिमम 50 मेंबर्स ने एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम और डेट अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं स्पीकर तो उनको जो है 10 दिन के अंदर अंदर डेट और टाइम बताना पड़ेगा कि किस दिन ये मोशन जो है वो उस दिन उस पर वोटिंग की जाएगी। अब अगर ये जो है गवर्नमेंट ऑफ द डे जो है जीत जाती है ये मोशन तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये मोशन जो है पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को रिज़ाइन करना पड़ता है, ठीक है। कंडीशंस अगर हम इसकी देखें तो इसको सिर्फ लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली, क्योंकि वहीं पर ही हम गवर्नमेंट बनाते हैं ना, तो वहीं पर ही जो है इसको मूव किया जा सकता है। और इसको एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट मूव किया जाता है, किसी इंडिविजुअल मिनिस्टर या प्राइवेट मेंबर्स के अगेंस्ट नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिल्वो पैस्चर सिस्टम। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्लोबल डिटीरियोरेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हो रहा है, उसकी वजह से जो है सिल्वो पैस्चर सिस्टम्स एक रेलिवेंट सोल्यूशन दे सकते हैं डिफॉरेस्टेशन के ट्रेंड को रोकने के लिए। तो सिल्वो पैस्चर सिस्टम जो है वो एक एंशिएंट और प्रूवन प्रैक्टिस है जिसमें ट्रीज़, फोराश और लाइव स्टॉक को इंटीग्रेट किया जाता है एक ही लैंड के ऊपर। फोराज क्या होता है? फूड, मतलब जो बेसिकली आपका जो लाइव स्टॉक का चारा होता है या फूड जिसको आप कह सकते हो। अब ये एक बफर बन जाता है टेम्परेचर और विंड एक्सट्रीम्स के अगेंस्ट। और सिल्वर पास्चर जो लैंड होते हैं इस पे जो ट्रीज़ लगाए गए हैं ये नेचुरल कार्बन सिंक्स का काम करते हैं। 5 से 10 टाइम्स मोर कार्बन ये स्टोर कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू पैस्चर्स विदाउट ट्रीज़। और ये पूरा सिस्टम जो है न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी हेल्प करता है, ठीक है। सॉइल स्टेबिलिटी और क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। जो नेगेटिव ट्रेंड ऑफ डिफॉरेस्टेशन है उसको भी रोकता है या रिवर्स करता है ये, ठीक है। सॉइल इन्फिल्ट्रेशन भी जो है रेट्स हैं वो भी ओपन पैस्चर्स के अलावा के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। और लिविंग एनवायरनमेंट फॉर लाइव स्टॉक भी जो है ये फेवरेबल बना कर देता है, क्योंकि आप उसी एरिया में जो है फूड भी दे रहे हो लाइव स्टॉक को, है ना।
अगर हम देखें न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर जो है वो ट्रांसफ़र किए जा रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में। अब ये कब अकर होते हैं? जब एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं कंज्यूम करते हैं न्यूट्रिएंट्स जो कि सॉइल में फाउंड होते हैं, और जब वो मर जाते हैं तो ये डेथ और डिकम्पोजिशन से जो है ये दोबारा से नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में वही न्यूट्रिएंट्स वापस चले जाते हैं। ठीक है, तो इन फॉरेस्ट इन्वायरमेंट्स हम देखते हैं कि एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट जो है वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के थ्रू जो है अमंग द सॉइल, प्लांट्स और एनिमल्स हो रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मेरी माटी मेरा देश कैंपेन। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट ने एक मेरी माटी मेरा देश कैंपेन शुरू किया है, जो कि कल्मिनेट कब होगा? आज़ादी का अमृत महोत्सव जब हम सेलिब्रेट करेंगे इस अगले मंथ 15 अगस्त को, 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो जो है ये कैंपेन है क्या? इस कैंपेन के अंदर हम जितने भी डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री है वहाँ से सॉइल को इकट्ठा करेंगे और उसको लेकर आएंगे दिल्ली में, और जो कर्तव्य पथ है हमारा उसके आसपास गार्डन में जो है उस सॉइल को यूज़ करेंगे। तो इसमें इवेंट्स प्लान की गई हैं पंचायत, विलेज, ब्लॉक, अर्बन लोकल बॉडी, स्टेट और नेशनल लेवल्स पर। एक शिल फलकम जिसको मेमोरियल प्लैक भी कह रहे हैं वो भी इंस्टॉल किया जाएगा। ये जो मिट्टी उठाने का काम है या पूरा जो इंस्टॉल करने का काम है ये मनरेगा के वर्कर्स ही करेंगे। वसुधा वंदन ये भी एक जो है प्रोग्राम सोचा गया है जिसमें कि हम मदर अर्थ को 75 सैपलिंग्स लगा के प्लांट्स की हम एक इंडिजिनसली डेवलप्ड स्पीशीज़ की अमृत वाटिका जो है बनाना चाहते हैं हर ग्राम पंचायत और विलेज में। वीरों का वंदन ये भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स को फेलिसिटेट करने के लिए जो है सोचा गया है। फिर आपके यंग वॉलंटियर्स और जो अदर्स हैं वो सॉइल को कलेक्ट करेंगे हर पंचायत या विलेज से, ब्लॉक से, और वहाँ से मिट्टी कलश में भर के उसको दिल्ली में ट्रांसफ़र किया जाएगा, जो कि आपके कर्तव्य पथ के पास जो है जो सॉइल का यूज़ करना है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं स्क्रब टाइफस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए और आपके जो है सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली केरला हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक अलर्ट जारी किया है स्क्रब टाइफस डिसीज़ के अगेंस्ट, क्योंकि बहुत से केसेस जो हैं वो डिसीज़ के रिपोर्ट किए जा रहे हैं जो है केरला में। अब स्क्रब टाइफस क्या है? एक लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शन है जो कि ओरिएंशिया सुत्सुगामुशी बैक्टीरिया की वजह से होती है, जो कि एक मेजर पब्लिक थ्रेट बनता जा रहा है साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। ये जो बाइट ऑफ माइट्स होते हैं उसकी वजह से फैलती है ये, और इसमें फीवर, हेडेक, बॉडी एक, समटाइम्स रैश भी हो सकता है। इसमें इसका इलाज जो है एंटीबायोटिक से किया जाता है, डॉक्सीसिलिन से। कोई वैक्सीन तो अवेलेबल नहीं है और ये जनरली पर्सन टू पर्सन भी फैलता नहीं है। ठीक है, इंडिया में जो है वन ऑफ द हॉट स्पॉट्स ऑफ दिस डिसीज़ है। 25% जो डिसीज़ बर्डन है इंडिया में ही है इस डिसीज़ का। अब ये टाइफस फीवर 3 तरह का होता है। एपिडेमिक टाइफस जिसमें कि आपके लाइस के साथ जो है इन्फेक्टेड बॉडी लाइस के साथ अगर कांटेक्ट हो जाता है तब ये पीपल में जो है ये फैलता है। और जो स्क्रब टाइफसिस है ये शिगर्स के थ्रू फैलता है। मरीन टाइफस जो है ये फ्लीज के थ्रू फैलता है। ये सब ऑफ कोर्स इंसेक्ट्स हैं, उनके थ्रू ही जो है ये फैलते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूके इंडिया यंग प्रोफेशनल स्कीम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो सेकंड बैलेट ऑफ यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है वो इंडियन सिटीजन्स के लिए जो है वो ओपन कर रहे हैं। अब ये स्कीम है क्या? इंडिया यूके माइग्रेशन और मोबिलिटी जो MOU साइन हुआ था मई 2021 में, उसका पार्ट है ये। लेकिन इसको लॉन्च कब किया गया है? फरवरी 2023 को। अब इस स्कीम के अंदर हर साल 3000 जो है डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स 18 से लेके 30 की एज के बीच में उनको जो है अलाउ किया जाएगा। नॉट एवरी ईयर, मतलब एक बारी में 3000 के जो है वो डिग्री होल्डिंग सिटीजन्स को 18 से 30 साल के एज के बीच में उनको जो है वो अलाउ किया जाएगा कि वो एक दूसरे की कंट्री में 2 साल के लिए जो है वो पढ़ सकते हैं और काम कर सकते हैं, लिव मतलब रह भी सकते हैं। और ये इंडिया जो है फर्स्ट वीज़ा नेशनल कंट्री बनी है जो इस स्कीम के अंदर यूके से बेनिफिट ले रही है। अब इसके अगर हम फीचर्स देखें तो 18 से 30 की एज के बीच में होने चाहिए ये इंडियन सिटीजन्स, और 2 साल के लिए इनको ये मौका मिलेगा कि वो यूके में कभी भी एंटर कर सकते हैं, कभी भी वो लीव कर सकते हैं अपने उस 2 साल के पीरियड के बीच में। इंडियन नेशनल जो है उनके पास बैचलर डिग्री या अबव होना चाहिए और कम से कम उनके पास 2530 पाउंड्स उनके सेविंग्स में होने चाहिए। और ऑफ कोर्स उनके कोई जो है 18 ईयर्स से कम एज का कोई जो है चाइल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जब वो ये 2 साल के लिए जाते हैं तो वो
पढ़ सकते हैं वहाँ पर, बहुत सी जॉब्स में काम कर सकते हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, कोई कंपनी को भी सेटअप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कंजक्टिवाइटिस। ये सोशल इश्यूज़ के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो हैवी रेनफॉल हुई है दिल्ली में और उसके आसपास के रीजन में, उसकी वजह से जो है मल्टीपल केसेस ऑफ कंजक्टिवाइटिस जो है रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कंजक्टिवाइटिस जो है पिंक आई इसको हम कहते हैं। इसमें इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन जो है आई की वो हो जाती है, जिसको आप आईलिड या आईबॉल का जो है जो कवर होता है, इसमें होता क्या है कि जो स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं वो उसकी स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन शुरू हो जाती है, और जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है वो रेडिश और पिंक कलर का हो जाता है। अब ये वायरसेस से, बैक्टीरिया से, एलर्जी से होता है जनरली, और बैक्टीरियल और वायरल कंजक्टिवाइटिस जो है वो बहुत ही कंटेजियस है एज़ कम्पेयर टू जो एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस होता है। जनरली जो है ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है, खासकर जैसे कि ड्रॉपलेट्स जो है कफ के या स्नीज़ के, या फिर शेयर्ड पर्सनल आइटम्स, अगर आप टॉवल, मेकअप, पिलो या कोई कॉन्टैक्ट लेंस जो है किसी डिसीज पर्सन का अगर आप यूज़ कर रहे हो तो भी फैल सकता है। अब इसके अगर हम साइंस और सिम्टम्स देखें तो रेडनेस, स्वेलिंग और इचिंग ऑफ आइज़ होता है। आइज़ जो है वो वाटरी भी फील हो जाती है, और आर्टिफिशियल टीयर्स या फिर ल्यूब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है इसमें जनरली ट्रीटमेंट के टाइम पर, और बेसिकली फोकस रखना होता है कि मॉइस्चर मेंटेन किया जाए आई का, तब उसी से जो है ये इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट ओन्ड इंजीनियरिंग फर्म भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि वो 660 मेगावाट का जो सेकेंड यूनिट है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट का, उसको शुरू करने वाले हैं और उसको इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड ऑफ बांग्लादेश के साथ कनेक्ट करने वाले हैं। तो इसकी लोकेशन कहाँ पर है इस प्रोजेक्ट की? रामपाल, बांग्लादेश में, और ये पसूर रिवर के पास बनाया गया है प्रोजेक्ट। कोल फायर्ड पावर स्टेशन है ऑफ कोर्स, और इसको डेवलप किया है बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप पावर कंपनी ने, जो कि एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडिया के एनटीपीसी की और बांग्लादेश के बीपीडीपी की, डीबी की। अब इसकी कंस्ट्रक्शन जो है वो अप्रैल 2017 में शुरू हुई थी। वन ऑफ द बिगेस्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट्स है ये बांग्लादेश का। इसमें 2 अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल कोल फायर्ड यूनिट्स जो लगे हैं 660 मेगावाट्स के, और इसको फाइनेंस किया गया है 1.3 बिलियन पाउंड्स या फिर 1.6 बिलियन का लोन लेके एक्सिम बैंक से। और भेल जो है आपके भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, उसको इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला था $1.5 बिलियन का जुलाई 2016 में प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने का, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is 13th Amendment to Sri Lanka's constitution. This topic is important for your international relations. So Sri Lankan president is set to hold an all-party meeting to discuss the issue of Tamil reconciliation and welfare. And this is coming after his recent visit to India, where the Indian Prime Minister expressed hope that the government of Sri Lanka will soon implement the 13th Amendment to the Constitution of Sri Lanka. So what is the background of this? So under the 1978 constitution, Sri Lanka was a unitary government, but then emerged the civil war between the central government and the local provinces, especially the Tamil minority in Sri Lanka, which is concentrated in northern and eastern provinces, felt that their rights and were not being respected, and that's why they were seeking greater autonomy, and this led to civil war. We all know about that. LTT and Sri Lankan government fought with each other, and to stop that situation, Indian government intervened, and this led to the signing of Indo-Sri Lanka Accord of 1987, which meant to amend the constitution and transfer some powers to the provinces like agriculture, health, etc. For this 13th amendment was proposed, which was made to allow devolution of power through Sri Lankan constitution. So what were the clauses of Indo-Sri Lankan Accord? So apart from this 13th amendment, it was said that Tamil and English would be adopted as official languages along with Sinhalese. Then emergency would be lifted from the provinces. Militant groups would surrender their arms, and a general amnesty would be given to political and other prisoners who were in the custody under the emergency laws of Sri Lankan constitution. So Accord also said that
Government of India will be the underwriter and guarantor of the resolutions, and it will cooperate with in the implementation of these proposals. That's why you see that time and again Indian government reminds Sri Lanka uh, of its promise, for implementing these provisions of 13th Amendment. So if we look at the implementation of this amendment, then central government still retains land and police powers, while the elected provincial councils have been given certain powers like agriculture, housing, road transport, education, health. But some are unhappy, saying that this devolution has been very little. But Sinhala nationalists who are holding the central government, they say that this should not be done anymore, because they see it as an imposition by India. So this this 13th amendment has never really benefited this the local people. That's why they feel that it has not been as beneficial to them as it was said initially. And especially the northern and eastern regions, they are still under the central government's control for long. Since 2014, provincial elections are pending across Sri Lanka also. So the next topic is gig workers. This topic is important for your economy section and also your social issues. So you know that there are no specific welfare schemes to gig workers as of now. That's why Parliament Standing Committee on Labour, Textiles and Skill Development in Indian Parliament, they have said that this gig and platform workers, especially those who do not come under any Employees Provident Fund and Miscellaneous Provisions Act, they should be provided some social security benefits, so as to provide them certain protections. Okay, so what is gig economy? It's a free market system in which organizations hire or contract workers for a very short period of time, and these positions are generally temporary, and they have short-term engagements with them. So startups like Ola, Uber, Zomato and Swiggy, they have established themselves as the main source of the gig economy in India. So under the Code and on Social Security 2020, a gig worker has been defined as a person who performs work or participates in work arrangements, and they earn from such activities outside of the traditional employer-employee relationship. So they are basically independent contractors, online platform workers, contract firm workers. And what is the size of gig economy? So about 47% of the gig work is in medium skilled jobs, about 22% is in high skilled jobs, and about 31% they are working in low skilled jobs. And it is being said that by 2029 and 2030, this gig workforce would expand to 2.35 crore workers in by this period. Okay, so what is the average age or income of these workers in India? So median age of these workers is about 27, and their average monthly income is about 18,000 rupees, and about 71% of these gig workers are sole breadwinners of their families. So there are certain issues or challenges faced by them, like low wages, unequal gender participation, lack of possibility for upward mobility within that organization. They also do not receive many of the benefits which an on-roll employee would receive, because they are separate from the traditional employer-employee relationship. So what should be done? So certain fiscal incentives can be given, like tax breaks, to these startups, so that they can give more livelihood opportunities to even women, and also to a substantial portion of their workers. So certain retirement benefits should also be given to these workers, so that for example, old age and retirement plans and benefits and other insurance covers also, so that they can be benefited from this, especially in events like COVID-19 pandemic, when they were hit hard. So there is also recently Rajasthan Platform Based Gig Workers Act, in which a board has been established to ensure gig workers registration and welfare. The board also serves as an independent grievance redressal mechanism. The act also says that a provision for establishing social security fund should be made through a fee which would be charged on every transaction for them. So the next topic is no confidence motion. This topic is important for your polity section. So Lok Sabha Speaker Om Birla has recently admitted a no confidence motion against the ruling government, and
What is the no confidence motion? First of all, you have to understand what is the confidence in the Lok Sabha. So basically, a government can only function if it has the confidence or the majority support in Lok Sabha. But if somehow a member feels that the government in power does not have the majority, then he or she can move the no confidence motion. For that, they do not need to even give the reason behind moving that motion. So under Rule 198 of the Rules of Procedure and Conduct of Lok Sabha, the procedure has been specified for moving that motion. A written notice should be given before 10 a.m. to the speaker, which should be supported by a minimum of 50 members. Then the speaker, once accepts this motion or this no confidence motion, then he or she allots the time within 10 days from the day the motion is accepted, and then on that very day the government has to prove its majority. If the government fails to do that, then it has to resign. So what are the conditions for it? So it can only be moved in the Lok Sabha or State Assembly, because of course that's the place where the government forms, and it is moved against the entire Council of Ministers and not against individual ministers or private members. So the next topic is silvopasture system. This topic is important for your environment section. In light of the global deterioration of natural resources and forests, silvopasture systems are providing relevant solution to deforestation trends. So basically it's an ancient and proven practice through which we harmoniously integrate trees, forage and livestock on the same land. It acts as a buffer against temperature and wind extremes. The trees on these silvopasture lands also act as natural carbon sinks. They store or sequester 5 to 10 times more carbon than pastures without trees. This extensive root system of trees within the silvopasture plots also contribute to nutrient cycling, improve the soil stability and quality. It also reverses the negative trends of deforestation. Soil infiltration also happens, and it is also favorable for living environment for the livestock. What is nutrient cycling? It is a system where energy and matter gets transferred between living organisms and non-living parts of the environment. So it occurs as animals and plants consume nutrients from the soil, and then when they die, through death and decomposition, these nutrients are released back to the environment. Okay. So the next topic is Meri Mati Mera Desh campaign. This topic is important for your art and culture section. Recently, Union government has launched this Meri Mati Mera Desh campaign, which will culminate at the event of Azadi Ka Amrit Mahotsav on 15th of August next month. So under this initiative, soil will be collected from different parts of the country, and it will be used to develop a garden along the Kartavya Path in Delhi. So events are also being planned at the Panchayat, village, block, urban local body, and state and national levels, respectively. So 5-point agenda includes installation of Shiv Falkam, that is the memorial plaque for which will bear the names of those who have made the supreme sacrifice for the country. Work for the Shiv Falkam will be executed through Manrega workers. There is also a plan of Vasudha Bandhan, which will envisage about that every Gram Panchayat or village should plant 75 saplings of indigenous species and develop an Amrit Vatika. Then there is also a plan of Veeron Ka Vandan, which will felicitate freedom fighters and the families of the deceased freedom fighters. Young volunteers and others will collect soil from every panchayat and village, and they will bring it back to the block level, from where this mitti kalash will be transported to Delhi for the ultimate Kartavya Path garden. So the next topic is scrub typhus. This topic is important for your social issues. So recently, Kerala Health Department has issued an alert against scrub typhus, which is a disease, and as it is being reported statewide in Kerala. So it's a life-threatening infection caused by Orientia Tsutsugamushi bacteria, and it is a major public health threat in South and Southeast Asia. So people generally get it through the bite of mites, and the symptoms include fever, headache, body ache, and sometimes rash also. It is generally treated with antibiotic doxycycline, and there is no vaccine available as of now. It generally does not spread from person to person. There are 3 types of these typhus fevers: epidemic typhus, scrub typhus, and marine typhus.
So the next topic is UK-India professional scheme. This topic is important for your international relations. British government has recently announced that they will be opening the second ballot of the Young Professional Scheme for Indian citizens. It was conceived as part of the India-UK Migration and Mobility MOU, which was signed in 2021. But this scheme was formally launched in February 2023. So it will permit about 3,000 of degree-holding citizens aged between 18 to 30 in India, from India, to live and work in each other's country for 2 years. And this scheme makes India the first visa national country to benefit from this scheme. So this scheme enables these candidates to enter UK at any time and leave any time during their time of stay. So to be eligible for that, an Indian national should be aged between 18 to 30 years. They must have a bachelor's degree or a degree or above. They must have 2530 pounds in their savings. They must not have any children under the age of 18 when they are applying for it. Okay, so they can study for certain degree programs, they can work in most jobs and be self-employed and set up a company during that period. So the next topic is conjunctivitis. This topic is important for your social issues. After heavy rainfall in Delhi, multiple cases of conjunctivitis are being reported. So conjunctivitis is also known as pink eye, and it is an infection or inflammation of the transparent membrane of the eye, which covers eyelid and eyeball. So why do eyes appear pink? So generally when small blood vessels in the conjunctiva become swollen or irritated, it causes the whites of the eye to appear reddish or pink. It can be caused by viruses, bacteria, or by allergies, and both bacterial and viral conjunctivitis are highly contagious, of course, as compared to the allergic one. It occurs generally due to direct or indirect contact with the deceased person, infected person, not deceased person, of course. So the droplets get transferred from the cough or sneeze, and it can also spread via shared personal items like towels, makeup, pillows, or contact lenses. So eyes also feel very watery during the start of the flu, but it leads to redness, swelling, and itching in the eyes. Generally, the treatment involves warm air or cold compress. Also, the infected person has to maintain the moisture through certain eye drops. So the next topic is MET3 Super Thermal Power Project. This topic is important for your international relations. State-owned engineering firm Bharat Heavy Electricals has recently announced the synchronization of 660 megawatt Unit 2 of the MET3 Super Thermal Power Project with the electricity grid of Bangladesh. So it is located in Rampal, Bangladesh, and on the bank of Pasur River. This is of course a coal-fired power station. It has been developed by Bangladesh India Friendship Power Company, which is a joint venture between NTPC and BPDB of Bangladesh. So the construction commenced in 2017. It is one of the biggest coal-fired power plants in Bangladesh. It involves two ultra supercritical coal-fired units of 660 megawatt capacity each. It has been financed through a $1.6 billion loan from Exim Bank of India, and BHEL, the Bharat Heavy Electricals Limited, was awarded the engineering, procurement, and construction contract for the plant in 2016. Okay, so these were our topics for today. Please also download the weekly current affairs compilation from our Telegram group today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.